of discussion is NJSC and collegium system. What is NJSC? NJ is a National Judicial Appointment Commission. Yes. Okay, ये एक ऐसी कमीशन है जो कि जजेस की नियुक्ति करता है, उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और एक है प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोनों पर्टिकुलर टीम से। सबसे पहले एक टीम है जो कि एनजीएसी यहाँ पे है, इसके टीम लीडर है संदीप, और दूसरा जो है कॉलेजियम सिस्टम, उसकी टीम लीडर है दामिनी। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे पर्टिकुलर टीम लीडर्स से कि एनजीएसी सिस्टम होता क्या है, कब आया था, उसकी रचना कैसे होती है और वो काम क्या करता है। सिमिलरली कॉलेजियम सिस्टम। ओके, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद एनजेएसी विद संदीप। व्हाट इज एनजेएसी? एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी છે એ 99 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ દ્વારા આવ્યું છે। એટલે એ જજને નિયુક્ત કરવા માટે એક કમિટી બનાવવામાં આવેલી જે 13 ઓગસ્ટ 2004 માં લોકસભા અને 14 ઓગસ્ટ 2014 રાજ્યસભા, એટલે એ રાજ્યસભા અને લોકસભામાં પારિત કરવામાં આવેલું અને લાગુ અને તે ચાલવામાં આવેલું ને તે થોડાક સમય પછી પાછું બંધ થઈ ગયું। 13 એપ્રિલ 2015 માટે બંધ થઈ ગયું। ઓકે ઓકે, અત્યારે કઈ સિસ્ટમ ચાલે છે, એનજીએસસી કે કોલેજિયમ પ્રણાલી? ત્યારે કોલેજિયમ સિસ્ટમ ચાલે। ઓકે, એનજીએસસી ની અંદર એની રચના કેવી રીતે થાય છે? એની રચના એમાં 6 મેમ્બર હોય છે। એક તો ચેરપર્સન હોય છે જે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા હોય છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના 2 જજ હોય છે અને એમાં એક મિનિસ્ટર લો મિનિસ્ટર હોય છે અને 2 સિવિલ એટલે જે સિવિલ સર્વન્ટ એટલે એક્સપર્ટ લોકો હોય છે, એ 2 જણા હોય એટલે 6 જણાની ટીમ હોય છે। એ લોકો જજને નિયુક્ત કરે છે। ફાઇન, કોલેજિયમ સિસ્ટમ। દામિની, વોટ ઇઝ કોલેજિયમ સિસ્ટમ? સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના જજની અપોઇન્ટમેન્ટ અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે પ્રક્રિયા થાય છે તેને કોલેજિયમ સિસ્ટમ થાય છે। એમાં કોલેજિયમ સિસ્ટમ હોય છે, એમાં એક સીજીઆઈ હોય છે અને 4 વરિષ્ઠ જજ હોય છે। ઓકે, એમાં 1981, 1993 અને 1998 ના 3 કેસ બાદ કોલેજિયમ સિસ્ટમ લાવવામાં આવી હતી। ઓકે ઓકે, અને ગુડ, okay fine, good, what is understood there? Okay, we will start with Rahul. Now we will start actual debate. Why NJSC is talked about? सर क्योंकि इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि सारे फेज से सब आएंगे, इसमें ऐसे जजेस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो क्या है ना सर फ्रॉड भी कम होगा और सबको चांस मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी। वो बात सही है, अगर ये सब अच्छी होगी तो फिर बंद क्यों होंगे? सर बंद इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजेस हैं, वही उसमें से ही उनको ही सिलेक्ट करना है, तो फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना सर। अगर समझो इसमें समझो जो ये कॉलेजियम, हाँ कॉलेजियम में सर सुप्रीम मतलब जजेस को ही लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना सर। अगर कोई समझो जजेस के कोई फैमिली मेंबर्स हो, कुछ क्राइम हुआ तो शो ऑफ कर सकते हैं, कुछ उसने किया भी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तो क्या है पूरी फील्ड में सब लोग हैं, तो क्राइम होना बहुत मतलब कुछ भी मतलब फॉल्ट होना बहुत मुश्किल है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम में पहले ऐसा होता था कि हम वो उत्तरदायी नहीं होते थे कि हमें किस कारणों से उनको चुना है, पर अभी कॉलेजियम रिसोल्यूशन नाम की एक वेबसाइट बनाई गई है, उसमें हमने किस आधार पर हमने इसका सिलेक्शन किया है और किस आधार पर उनका सिलेक्शन नहीं किया है, उस बातों को रखा जाए। पहले कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा था कि लिखित में नहीं देना पड़ता था और इसमें अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी को भी जज अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन इसमें एनजेएससी सिस्टम में ऐसा ही मतलब 6 जने मिलकर किसी एक जज को नियुक्त करेंगे, इसलिए इसमें कोई भी मतलब गलत काम नहीं होगा। पहले तो कॉलेजियम सिस्टम में जो जज की अपॉइंटमेंट होती है वो सबसे जो वरिष्ठ होता है ना उसको अपॉइंट किया जाता है, किसी को भी नहीं अपॉइंट किया जाता। तो फिर तो ऐसा और एनजीएसी में जो 6 मेंबर है उसमें से 3 जज
जज होंगे और 3 बाकी जो सेंटर के होंगे और उनको भी वीटो पावर दी गई है, और उनमें से अगर दो मेंबर ने भी वीटो कर दिया तो वो जो अपॉइंटमेंट में जो जिसका नाम होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर कोई अच्छा सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वो भी नहीं आएगा। सर सॉल्यूशन तो आ सकते हैं ना, अगर ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ जजेस को ही कंट्री के बारे में पता हो। सिविल जजों को ही पता होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है सर, अभी हम सिविल सर्वेंट्स हैं, कितने सारे हमको अमेंडमेंट्स, कितने लॉज, आर्टिकल्स, इतना सब हमको पता है। पर लेजिस्लेटिव जुडिशरी में इन लोग इंडिपेंडेंट लेकिन एनजीएस में भी तो 3 जज है ही ना, हाँ, तो 3 जज है। वो तो हाँ, सिर्फ ऐसे कह सकते हैं ना। लेकिन अगर 3 सेंटर के होंगे तो इंटरफेयर होगा ना। हाँ, और बेसिक दूसरी स्ट्रक्चर में भी जुडिशरी हाँ, फ्रीडम की बात की गई है। हाँ, तो जुडिशरी को फ्रीडम रखा जाए, वहाँ पे सेंटर को मतलब घुसने की या इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ओके, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है कि जो जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करेगा, किसके परामर्श से करेगा? जो वरिष्ठ होगा, हाँ। सीजे या फिर कोई वरिष्ठ हाँ, होगा हाँ। उससे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हमें जो संविधान में दिया हुआ है उस चीज से हटकर अगर हम इसमें एग्जीक्यूटिव को भी ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जज की अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आती सर लेकिन फ्रीडम की बात तो छीन जाएगी। और इससे पहले अगर कॉलेजियम सिस्टम था और जब एनजीएससी की बात हुई और उसके बाद चार जो जज थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ऐसा था कि उनकी फ्रीडम अगर अभी तक तो एनजीएससी लागू हुई है उनसे सर अभी इंटरफेयर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं, एनजीएससी अभी आया नहीं है। लेकिन 4 जजों ने जब 2018 में कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने कहा था कि अभी एनजीएससी आया भी नहीं, मतलब उनका ये नहीं था, लेकिन अभी लागू नहीं, उससे पहले भी उनकी फ्रीडम छीनी जा सकती। जैसे कि पॉलिटिकल जो भी केसेस होते थे वो किसी एक पर्टिकुलर जज को ही दिए जाते हैं और वो उनको मतलब न्यूट्रल उसका डिसीजन नहीं हो पाता था। जबकि जब नरेंद्र मोदी पीएम थे तो उनपे डायरेक्ट रिश्वत लेने का जो केस हुआ था वो भी किसी एक पर्टिकुलर जज को दे दिया था, अरुण मिश्रा को, और उन्होंने एक दिन में उनको क्लीन चिट दे दी थी। और इसके बाद अमित शाह पे देवा है। अभी तो एनजीएससी यहाँ पे सेंटर घुसी भी नहीं है, उससे पहले भी जुडिशरी की फ्रीडम पे घात हो रहा है, तो फिर आ जाएगी तो फिर पूरा डिजर्व हो जाएगा। और क्लीन चिट की ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जुडिशरी मतलब सेंटर अभी इंटरफेयर नहीं कर अलग अलग है। लेकिन एनजीएससी में अगर सेंटर पावरफुल होता है तो ये सारे केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म जरूरी है, दोनों पिलर को अलग होना जरूरी है। सर ये एक हाँ, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट तो पीएम के द्वारा ही हो जाए। ऐसा उन्होंने कहा है, वो भी तो है। वीटो पावर है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जज है उसमें उनको पसंद है, उनको तो सब पता ही होगा कौन जज अच्छा है वो नहीं। सर कृष्णा ये बहुत अच्छे से मतलब जज थे, उन्होंने तो ये सिस्टम है उसको तो फ्रॉड बोला है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कल मैं सर समझो मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, मेरे बेटे ने मर्डर कर दिया, अगर ये सिस्टम चल रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू ये केस इसी और के नाम पे रख दे, ये 6 जन ये कुछ भी कर सकते हैं ना सर। अगर क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का तो वो खुद से सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ तो सब पूरी फील्ड से आएंगे, कोई तो बंदा होगा ना उनके सामने होगा। एक फील्ड होगी तो सब एक ही वोट से जाएंगे आगे। और हमारा अभी हाल की न्यूज है, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया था कि ये ओपेक और अनकम्प्लीट है, मतलब ये पारदर्शी नहीं है और कलेक्शन सिस्टम, और इसमें पब्लिक को भी कुछ पता नहीं चल रहा है एक मिनट, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी पारदर्शक नहीं है, वहाँ पे भी घुसाओ। वो अलग चीज है, वो अलग अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट लेगा और प्रेसिडेंट के पीछे पीएम और काउंसिल मिनिस्टर, वहाँ पे भी घुसाओ, वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। की चाइना ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है तो सभी का हाँ इंडिया में प्रेसिडेंट को थोड़ी प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा पावर है, उसकी तो इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में पावर होता है। हाँ, तो तभी तो बात कर रही हूँ, तभी तो बात कर रही हूँ, तभी तो बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है ना। आपने क्या बोला है? लेजिस्लेटिव बनने वाला
કેમ નહીં કરે? એનો ભાઈ knowledge વધારે knowledge છે. Knowledge अगर- 50-50% भी हारे जो है ना। आज सर सैलरी सारा लेंगे 2 लाख देने एग्जाम देते हैं 1000 से लेके, तो उनके पास कितना नॉलेज होगा, कितना Yes. एक्सपीरियंस होगा, तो वो काम लगेगा नॉलेज नहीं के लगेगा। बेस के ऊपर आएगी ना, देखिए, knowledge आएगी। हाँ तो लेकिन इसमें- ऐसे नॉलेजेबल पर्सन भी करप्शन करते हैं। हमारे अभी constitution अभी में मनरेगा लिखा में है। मनरेगा में जो 600 करोड़ का है वो भी एक आईएएस ऑफिसर था और वो मनरेगा काफी से सारा आप वो बोल रहे तो हैं अलग बात है। क्या है? वो अलग बात हो रही है, अलग बात आईएएस है। हाँ, तो आप मेरी बोल बात रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते, अगर आईएएस ऑफिसर 600 करोड़ का मारेगा ना, जज ऑफ सर्विस 6000 का एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए। अगर कोई जज बनता है ना, हाँ। जज अगर स्टेट का जज बन रहा है हाँ। तो उनको 10 साल कम से कम वकील होना हाँ, चाहिए, हाँ। है ना, पता होगा हाँ। इसका। और अगर कोई हाई सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है हाँ। तो उसको 10 साल हाई कोर्ट का जज जज होना होना चाहिए। चाहिए। जब इतना एक्सपीरियंस लेके हाँ। बाद में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसके एक्सपीरियंस की हम कंपेयर किसी सिविल सर्वेंट से नहीं कर नहीं सकते। कर हाँ, सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने नहीं कर हमने आज बिल्कुल सर, compare आपने नहीं किया। आईएएस का आईएएस की कंपेयर की। Yes. हाँ, तो सर, आज आपने कोई क्या भी- बोला मेरी कि बात नहीं जो कर- तो सिलेक्शन होते हैं तो सर वो कोई तो मैंने बोला था ना भाई, आज कोई भी मिनिस्ट्री होती है, भले फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, उसके आजू बाजू जो होते हैं, जो डिसीजन अल्टीमेटली सब सर आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, जो सीनियर हाँ, लेवल लेकिन होते हैं, IAS जो उनको ऑफिसर सलाह को देते जज हैं। बना देखिए तो फिर वकील। देखिए वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, हाँ। जो जुडिशरी है उनका कोई भी नहीं होता है ऐसा। हाँ, सर, लेकिन उसके बाद knowledge तो आ जाता है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ी ना एलएलबी की डिग्री हाँ तो ली सर है। आज समझो मुझे कोई लैंड की प्रॉब्लम हुई तो मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा ना कि मेरी ये इश्यू है, पहले मैं उसके पास जाऊंगा ना, तो तो उसको धीरे धीरे सर नॉलेज आ जाएगा ना सब जुडिशियल लेवल हाँ, लेकिन उसे क्रिमिनल का तो नहीं आएगा ना। आपकी क्रिमिनल बात के लिए है ना जज। मुझे सिर्फ सिविल आपकी बात ऑथेंटिक नहीं है ये। हाँ। हमें इस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। Yes. एनजेएससी और कॉलेजियम सिस्टम, हाँ। इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा बेटर है, सर, हम उस पे डिपेंड एनजेएससी सर बेटर है। सर हम ये वही नहीं मैं कह रहे कि बोल रहा हूँ। कॉलेजियम बेटर है, लेकिन हम उसमें बिना सुधार बोलवा कर दिए। सकते मैंने तो ऐसे पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 1 मिनट 2015 ની શરૂઆતમાં એડવોકેટ ઓન રેકોર્ડ એસોસિએશને એવું કહ્યું હતું કે એનજીએસસી ની રચનામાં જે 99 માં સંશોધન થયું હતું તેમાં સીજીઆઈ અને વરિષ્ઠ જે ન્યાયાધીશ હોય છે એમના અભિપ્રાયોને છીનવી લેવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં સીજીઆઈ ને વોટ કરવાનો અધિકાર હોતો નથી. નિયમ જ પેલી પણ નથી એવું જ કરીએ એમ. સાંભળે તો ને આપણે હું શોર્ટમાં કહી દઉં સિમ્પલ કે એનજીએસસી માં સીજીઆઈ ને વોટિંગ નો અધિકાર હોતો નથી એટલે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા એનજીએસસી હા. એનાથી શું ફરક પડે? કારણ કે એ જજીસ માં એ મેઇન તો છે સીજીઆઈ ચીફ જસ્ટિસ. તમને નહીં લાગતું કે ભાઈ કોલેજિયમ સિસ્ટમમાં જો એમને મેઇન વોટિંગ નો અધિકાર હોય તો એમને જે સગવડો હશે હા, એમને એમને પહેલા પહેલા ટિકિટ આપી દેશે. Yes. પણ સર પણ એવું થોડું હોય કે પ્રેસિડેન્ટ એમાં 6 જણ અલગ-અલગ field સર પણ એ તો પાછું લાસ્ટમાં પ્રેસિડેન્ટ પાસે જ જશે. પ્રેસિડેન્ટ તો એમને ચોઈસ કરશે જેને સીજીઆઈ કહેશે. હા. અને સીજીઆઈ પોતાના મામાના છોકરાને હા, કહી દેશે, એને હા, બનાવી દેશે. એક હા. માણસ છે। પણ સર મેં પહેલા કીધું ને કોલેજિયમ પણ સર એ લોકો અત્યારે મૂકે છે કોલેજિયમ બે જણા જો વીટો કરી દે ને હા, તો એ તો માણસ કેન્સલ. પછી પાછો નહીં આવી હા. તો બે હા, જણા તો તો બહારના છે. તો કોઈ ખોટા કામમાં તે પણ થઈ જ શકે એવું કઈ નહીં હોય સર કોઈ પણ. એવું કઈ નહીં ને એવું એવું નહીં. કઈ કોઈને આજે પાછળ દુશ્મન હા, થાય તો તો એ political માણસ system- નહીં કરે. સીજીઆઈ ને જે સીજીઆઈ છે ચંદ્રચૂડ એમને પણ કીધું છે કે અમે સુધાર કરીશું તો એમાં હા, તમે સર કરીશું ને કરવામાં બહુ ફરક હોય કરીશું કરીશું બરાબર. એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં બી એટલી બહુ બધી વાતો છે જે સુધાર કરવાની જરૂરત છે પણ એ પણ ધીરે ધીરે થાય છે તો કોલેજિયમ સિસ્ટમમાં બી ધીરે ધીરે સુધાર થશે અને હા. સીજીઆઈ પણ કીધું છે કે અમે સુધાર કરીશું અમારી કોલેજિયમ સિસ્ટમને લઈને. કોલેજિયમ સિસ્ટમમાં પહેલા તો જજ જ્યારે અપોઇન્ટ કરતા હતા કોઈ જજને અથવા તો સિનિયર મોસ્ટ જજને ત્યારે લોકોનો ઇન્ટરફેર એમાં નહોતું આવતું. હા. જ્યારે પોલિટિક્સ ને વચ્ચે આવ્યું છે બીજું એક્સપર્ટ બે વચ્ચે આવ્યા તો લોકોની હા. એક કહી શકાય કે લોકો લોકો believe decision કરે કે લેવામાં believe કરે. આવ્યા છે જજના. અને સેન્ટર ઇન્ટરફેર કરશે અને એનાથી અપોઇન્ટમેન્ટ થશે સેન્ટ્રલ નથી કરતું Central ની- સેન્ટર નહીં કરતું પણ એના જે સેન્ટ્રલ નથી કરતું નથી સ્ટેટ કરતું કરે છે કોણ પહેલા એ ક્લિયર કરો. એનજીએસસી માં જે બે મેમ્બર છે એ તો સેન્ટરના છે લો કોને? મિનિસ્ટર Government. ગવર્નમેન્ટના છે ને લો મિનિસ્ટર ને બે તો કલાક ગવર્મેન્ટ લો કોણે- મિનિસ્ટર ગવર્મેન્ટ કોણે છ ક્રિએટ મેમ્બર છે છ મેમ્બર છે તેમાં Government કોણે સીજીઆઈ create ટુ કર્યું? પર્સન ટુ સિનિયર જજ ગવર્મેન્ટ પાસે પછી select લો કરેલા લોકો કોણ મિનિસ્ટર છે? હા ગવર્મેન્ટ આવેલા લોકો કોણ છે જેને આપણે વોટ કર્યો છે હા. તો જે જજ આવશે એને એક ટાઈપ એમ જ કહી શકાય કે આપણે સિલેક્ટ કરીને મોકલો છે. હા. એ જ ને. Point.
લોકો દ્વારા અપોઇન્ટમેન્ટ તો લોકો દ્વારા કરાવો ને એના પર પણ ચેક કેવડી કરાવો. એવી નહીં. એક અત્યારે 3 કરોડ કેસ પેન્ડિંગ છે, એમાંની અપોઇન્ટમેન્ટમાં 2 વર્ષ લાગશે બધા પર વોટિંગ કરાવશું તો. હા, એવી રીતે એક possible જ મિનિટ નથી. 1 મિનિટ 3 કરોડ જે કેસ પેન્ડિંગ છે એ ઓછા જજને કારણે અને જજની જે સંખ્યા વધારવાની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી એને ક્યાં છે એવું ક્યાં એ પણ સંસદ પાસે છે અને સંસદ લોકતંત્રનો હિતનું ચાહતો અને ન્યાય ચાહતો હોય તો એમને પણ આ સંસદ જે પણ ટોટલી ડિફરન્ટ જજ ટોપિક, ટોટલી ડિફરન્ટ. 1 મિનિટ તમે શું કીધું? અમે કેમ કીધું જો મારી વાત સાંભળો હવે. હું કીધું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કલેક્શન સિસ્ટમ છે જજને અપોઇન્ટ કરવા માટે એ લોકો છે ને વધારે ટાઈમ લે છે જજને અપોઇન્ટ કરવા માટે. એક તો એ લોકોનો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે અને જે કેસ પેન્ડિંગ છે એના લીધે કેમ કે એ લોકો કેસ પર ધ્યાન જ અને નહીં આ આપે. જજીસ પોતાના તો હા. આવે જ નહીં ભાઈ, 2 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય તો 5 વાગે આવે. એમાં ટાઈમ બી કેટલો વેસ્ટ થાય. તો એમાં પોલીસ સિસ્ટમનું શું આવે છે? એ બોલે એક મિનિટ એવા પોલિટિકલ સિસ્ટમનું શું વાત છે? સરકારી કર્મચારીનો બી ટાઈમિંગ તો એના ના, ના, કરતા બી ના, ના, લેટ ના, છે. Fix time. Okay, wait. Timing is not. लेकिन सर एक मिनट. Moksha, give me 5 reasons why NJSC is best or better than collegium system. सबसे पहला उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी क्योंकि सभी फील्ड के लोग अंदर इन्वॉल्व होंगे. Fine. Yes. Second. सेकंड जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर होगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों के बीच में. Note down the points. Yes, sir. Okay. Third. मोक्षा ने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी है. दूसरी बात ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ओके. सर लेकिन पर जो छोड़ी- हाँ जो बंधारण जिन लोगों ने बंधारण बनाया उन्होंने अगर जुडिशरी को एक फ्रीडम दी है तो फिर अब वो फ्रीडम क्यों छीनी जा रही है उनको भी? जब उन्होंने बनाया होगा तो उन्होंने सोचा ही होगा ना जुडिशरी को सर, फ्रीडम ऐसा देने के बाद. वैसे तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एक रखा था, तो Yes. आगे चल के गवर्नमेंट को समझ नहीं आया तो वो हटा दिया, तो ये भी हटा क्योंकि सकते वो हैं. ये वो तो कोई body कॉन्स्टिट्यूशन नहीं के थी. बाहर से है और वो तो fundamental right थी, body से हाँ, कुछ ज्यादा कोई fundamental right right तो थी. तो एनजीएससी का भी कुछ नहीं है उसमें सिर्फ इतना ही हाँ, तो था. अमेंडमेंट करके बनाया है एनजीएससी को, लेकिन कॉलेज सिस्टम तो संविधान में है ही नहीं. एनजीएससी आएगा हाँ, तो क्या 99 पर आया है ना. एनजीएससी आएगा तो क्या जुडिशरी गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस कर पाएगी? जो भी वो न्यू अमेंडमेंट कर रहे हैं उन पे नहीं कर पाएगी. हाँ कारण કે ઓલરેડી ઇન્વોલ્વ થશે લોકો. हाँ પાછું ગયો? કેવા હું માંગો છો તમે હા. હવે કેવો? એનજીએસસી આવશે તો જે બંધારણના કરતા હતા જેમને 3 પિલર બનાવ્યા છે ચેક એન્ડ બેલેન્સ કરવા માટે 3 પિલર એકબીજાને ચેક એન્ડ બેલેન્સ કરે છે એ કરી તો એમને શકશે. એમ જ લખ્યું હતું ને ત્યારે બંધારણ હા તો લખતા એમની હતા ત્યાં ત્યારે કીધું લખ્યું છે હતું તે કે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જ્યુડિશરીમાં લેજિસ્લેટિવ એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટરફેર નહીં કરે. એવું તો ક્યાં ક્લિયર લખ્યું છે? એવું જો લખ્યું હોય તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જ્યુડિશરી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જ્યુડિશરી છે, અપોઇન્ટમેન્ટ હા, appointment માં એમાં શું લેવાનું ક્યાં લેવા દેવા છે? તો independent બરાબર. इंडिपेंडेंट आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी Yes, Very good. Simran, you have to tell 5 points why collegium system is better than NJSC. कॉलेजियम सिस्टम जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने सगे वालों से बायस होंगे तो एनजीएससी में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे सरकार के लोग बैठेंगे तो वो अपनी पार्टी की तरफ बायस हो सकते हैं. Very good. Second point. सेकंड पॉइंट कि जो जजेस होंगे कॉलेजियम सिस्टम में ऑलरेडी एजुकेटेड होंगे तो एनजीएससी में जो पॉलिटिशियन और ये बैठेंगे वो इतने एजुकेटेड नहीं होते. बहुत सही पॉइंट. Very good. Third point. आपका क्या कहना है? कॉलेजियम सिस्टम में अभी तक देखा आया है कि जो फेमिनिस्ट देखा गया है, सीनियर मोस्ट जजेस तो होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं उसके फेवरेट जज को और वही आगे जाके सीनियर जज बनता है. वैसा कई बार देखा गया है और वैसा एनजीएसटी आने के बाद नहीं देखा गया. ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी प्लस फास्ट होगी. कितनी बार देखा गया है? आपने ऐसा बोला कि उसमें पढ़े लिखे नहीं होंगे, जैसे तो अभी उसमें 3 जज है वो बिना पढ़े लिखे तो आए नहीं है, 2 एक्सपर्ट है वो भी बिना पढ़े लिखे तो आए नहीं होंगे और एक लॉ मिनिस्टर है. ऐसे बिना पढ़े लिखे लोगों को लॉ मिनिस्टर तो बना नहीं सकते ना. कंपैरिजन में जो जजेस है उनके कंपैरिजन तो उनके में जजिस में उसमें कॉलेजियम सिस्टम में 4 ही जज है, इसमें एनजीएससी में 3 जज है. 3 जज है तो और 3 जज और 3 अदर मेंबर है तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि इनको कुछ पता ही नहीं है ऐसे बिठा रहे उनको.
उनके मुकाबले में तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा ना इसका हाँ कॉलेज सिस्टम में दो जज होंगे। तो उसमें 3 जज है, इसमें 4 जज। आपके में कॉलेज सिस्टम में 4 जज है, 5 जज है सीजीआई के साथ। सीजे के साथ। सीजे के साथ इसमें तो 3 जज तो है ही ना सुप्रीम कोर्ट के। हाँ तो वो भी सीजीआई के साथ ही है ना। हाँ तो उसमें क्या होगा? 5 है। सर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत थोड़ी है, आज तो इंडिया इतना डेवलप हो गया है। Yes. आज के जो बच्चे इतने होशियार हैं, किसी को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फटाफट सब सीख लेते हैं। देखिए क्या Experience experience तो जरूरी नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं होता है। experience होती है। देखिए ये तो हमारे सर टाइम थोड़ा गवर्नमेंट देते हैं लोगों को निचले में ऐसा है, बाकी डायरेक्ट होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो प्रावधान है वो क्या है कि वरीयता के आधार पर हाँ वो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो वरीयता कैसे डिसाइड की जाएगी? उनके एक्सपीरियंस। हाँ तो इस बात का कोई ताल्लुकात नहीं है कि आज की टाइम बहुत। सर आप अपनी सजेशन तो दे सकते हैं ना। आप सजेशन दे सकते हैं, हाँ, लेकिन suggestion- आपके सजेशन थोड़ा स्ट्रांग होने चाहिए। बोलो ही ना। और सर जो सीजीआई है चंद्रचूड़, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एनजीए के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एनजीए की आड़ में अगर गवर्नमेंट को जो जुडिशरी की जो फ्रीडम है जुडिशरी की वो खत्म करे, बस उनसे उनको मतलब तकलीफ है। बस वो चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कॉलेज में, तो ऐसा कोई सिस्टम ना हो कि जो जुडिशरी के द्वारा ही जुडिशरी मतलब जहाँ के मतलब अगर जुडिश मतलब न्याय तंत्र के लिए जो जज आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो उन्हीं के द्वारा एक काबिल और एक मतलब ट्रांसपेरेंट जज सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। अगर एनजीएससी में ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद है, यस तो इन दोनों के बीच का रास्ता हमें निकालना चाहिए, हाँ। ताकि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी हैम्पर ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में बनी रहे। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है ईना ने। और सर ये जो नेपोटिज्म की बात करें तो उनके लिए पहले ही जुडिशरी ने एक मतलब एक्ट लाया था 1961 में, एडवोकेट एक्ट 1961 में। उन्होंने ये भी प्रावधान किए हैं कि आप मतलब इस तरह से भतीजावाद का जज या आप उनके जहाँ के जो जज है वो आपके अंकल या वो है तो आप वहाँ पे जाके केस नहीं लड़ सकते। ये भी प्रावधान किया गया है। देखिए प्रावधान तो बहुत आया केस है करने हमारे की बात नहीं है, तो प्रावधान अपॉइंटमेंट की- करने की बात है ना, तो अपॉइंटमेंट- केस कहाँ से आ गया बीच में? पास। देखिए मेरी बात सुनिए। प्रावधान एक तो बहुत सारे आए हैं, हाँ। लेकिन उसको चेक करने के लिए कौन है? क्या सही में नेपोटिज्म है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या प्रावधान रहा है? कौन चेक करता है? इसके लिए कोई कमेटी है क्या? कुछ ऐसे लोग हैं एग्जीक्यूटिव में या जुडिशियल में जो कि ये चेक करें कि नहीं जो जिसको चूज किया गया है वो सही बंदा है? ऐसा कुछ है नहीं है। तो फिर एक्ट का क्या मतलब? हाँ तो सर एक्ट मतलब अब सुधार लाएंगे ना, अगर आप पेशेंट होंगे तो वो आप मांगिए ना, लोगों के पास वो राइट है, उनके रक्षक के लिए ही तो जुडिशरी है, तो वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन आप उनके अपॉइंटमेंट और उनके फ्रीडम में डायरेक्ट गवर्नमेंट के बंदे को बिठा के सिलेक्शन करेंगे, ये तो सही नहीं है ना। ओके गुड पॉइंट। चलिए तो आप मुझे एक कारण ये बताएं कि एनजेसी अगर अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है, बैलेंस ऑफ पावर भी है उसमें, तो फिर क्यों लागू नहीं हो पाया सिर्फ? क्योंकि जुडिशरी को लगता है हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं, जबकि उसमें 50-50% वोटिंग दोनों की है। अगर जुडिशरी को लगता है कि फ्रीडम छीन रहे हैं तो सब ना बोल दे, कहाँ पे डिसीजन लेगा कि ये सर- चीजें आई नहीं ले जाएगा डिसीजन। फ्रीडम तो कहाँ पे छीनी ही नहीं जाएगी। सर काम आज पास तक करेंगे जो और ट्रांसपेरेंट होगा, इसके लिए हाँ। एक्ट के द्वारा पारित हुआ है, वैसे ही नहीं कोई रिटर्न यार में लाके दे दे। પહેલા જે और ત્રણ रिटर्न में- और रिटर्न બીન में જજ लिख के સભ્યો देते છે हैं। પહેલા જે ત્રણ બીન જજ સભ્યો છે જો એ લોકોની બહુમતી થાય તો એ જેના માટે અપોઇન્ટ કરવાના છે એને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવી શકે। એવા એવું જરૂર નથી કે સીજીઆઈ ને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવામાં આવે અથવા પેલા બીજા અધર જજ છે એને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવામાં આવે। सर અને एनजीएससी के तौर पे अगर जुडिशरी में अगर गवर्नमेंट घुसती है तो फिर जुडिशरी भी ये पॉइंट रख सकती है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें हक चाहिए। तो ऐसे तो देश का विकास यहीं पे रुक जाएगा ना, कोई भी बिल पास करना कोई इम्पोर्टेंट तो वहाँ पे जो भी जुडिशरी टांग अड़ाएगी, तो ये दोनों की फ्रीडम की हनन ही होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन वांट टू एड एनी पॉइंट? कोई भी बार बार रिपीट नहीं होगा।
એનજીએસી આવશે તો પછી એનજીએસી માં ગવર્નમેન્ટના મેમ્બર રહેશે તો પછી એનજીએસી બી કહી મતલબ જે જ્યુડિશિયરી બી કહી શકે કે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પણ અમને જ ડ્રો આપો. જ્યારે જ્યુડિશરી એનું પૂરું કામ પતાવી દે ત્યારે આ વાત કરે તો ઠીક છે. જ્યારે એક હા, પણ તો કેસ પેન્ડિંગ નહીં હોય એક ત્યારે એ લોકો આવું કહે છે તો ઠીક છે. હા તો જ્યારે જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવમાં એના લાયક કામ જો જ્યારે પણ દખલગીરી થાય છે ત્યારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાસે જાય છે જ્યુડિશરી તો કેસ કાયદાનું ભાન શીખવાડે. બંને કાયદા અલગ છે, ડિફરન્ટ વર્ક છે બેયનો. એમ અપોઇન્ટમેન્ટમાં કેવી રીતે આવે છે એ પેલા પ્રોસેસ જુઓ, જેના લીધે લાવ્યા છે. ફ્રીડમ કોઈ છીનવા લાવ્યા નથી. ટ્રાન્સપેરન્ટ કામ અને સ્પીડલી અપોઇન્ટમેન્ટ થાય ને એના માટે લાવ્યા છે. કોઈની આગળ ઇન્ટરફેર કરવા માટે આ સિસ્ટમ નથી આવી. ઇન્ટરફેર તો થાય જ છે ને. ઇન્ટરફેર થાતું નથી. ખાલી સિલેક્શનમાં 50% વોટ શેરિંગ થાય છે. હા તો એ 50-50 શેર જ્યુડિશિયરી પછી એડમિનિસ્ટ્રેશનના જે મોટા પદ છે એના સિલેક્શનમાં પણ માંગી શકશે ને. પછી તો એમ તો દેશનો વિકાસ જ રૂંધાશે ને. પછી એ પણ કહેશે કે જે પ્રેસિડેન્ટ કે એટર્ની જનરલ કે પછી એ લોકોના હક નથી. હા તો એવી રીતે સીજીઆઈ પણ એમની મહેનતને લીધે જ આવે છે. એ રીતે સીજીઆઈ પણ એમની મહેનતને લીધે જ આવે છે. હા તો જે પણ લોકો અમે એના પોઈન્ટ ઉપર તો જો જે સિલેક્ટ કરે છે ને એ એના એક્સપિરિયન્સ બેઝ ઉપર જ થાય છે. ફેમિનિસ્ટને દખલગીરી ન આપવા દે. ઘણીવાર ભત્રીજાવાદ દેખાવ જોવા મળ્યું છે સીજીઆઈ સિલેક્શનમાં. એને દૂર કરવા અને સીજીઆઈ ને એક હારો સીજીઆઈ ઉપર રહીને એના હારો બધી પ્રોસેસ થાય છે. હવે એ બેઝ ઉપર ન કહેજો કે એના પર ઇન્ટરફેર કર્યો એટલે હવે અમે તમારામાં ઇન્ટરફેર તો આજ સુધીના જે પણ સીજીઆઈ છે એના એક મિનિટ આજ સુધીના જે પણ સીજીઆઈ છે એ લોકોએ ગલત જ મતલબ કોઈ બી ચુકાદા આપ્યા છે આજ સુધી જેટલા પણ નેશનલ ઇશ્યુ બને તો પછી આમાં ભત્રીજાવાદ કે છે ભત્રીજાવાદ ને ચુકાદાને બહુ ડિફરન્ટ છે. અમે સેન્ટેન્સ જો પહેલા સીજીઆઈ સુધી જે એવો જ વ્યક્તિ પહોંચી શકે જેનામાં મતલબ કાબિલ હોય. યસ એવી રીતે કોઈ ગમે તે નહીં છે યસ તો ત્યારે આવું જોવા મળતું હતું એટલે છે એટલે જ તો આ પ્રોસેસ બધું થાય છે એટલે જ આ બધું થાય છે. ભત્રીજાવાદ જોવા મળે છે એટલે છે ઓકે આ ડિબેટ નું એમ કોઈ એમ નથી. Yes. બરાબર. ભત્રીજાવાદ છે નથી. બરાબર. આપણને ખબર છે અંદર શું છે અંદર શું નથી. વી ડોન્ટ નો. ઓકે સો આ ડિબેટ નું એન્ડ આપણે એવી રીતે જ કરશું કે જ્યુડિશિયરી જે છે એની જે ફ્રીડમ છે એ એમ્પરની થવી જોઈએ બટ ટ્રાન્સપરન્સી હોવી જોઈએ. ઓકે સો એના માટે ભારત સરકારને એક એવો નવો એક્ટ લાવવો જોઈએ કે ભાઈ એવો એક્શન કરવો જોઈએ જેનાથી ટ્રાન્સપરન્સી બની રહે. ઓકે ફાઇન એન્ડ જેટલા भी प्रॉब्लम्स आवे છે लाइक नेपोटिज्म ये टाइप की प्रॉब्लम्स ना आवे. અને સર हमारे नेबर कंट्री में भी वहाँ पे भी जुडिशरी है लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है तो उनका जो अगर वो कोई बात कह रहे तो उनको गवर्नमेंट मानती तक नहीं है. वहाँ पे सीजीआई इतनी मतलब जुडिशरी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है. अगर हम गवर्नमेंट को सीजीआई की अपॉइंटमेंट में घुसाएंगे तो जो जुडिशरी जो इंडिया की जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग नहीं रह पाएगी. आपकी बात समझ पा रहे हो. बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला. बहुत ही अच्छा. वी शुड एप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स. वेरी गुड. सो वी शुड एंड डिबेट ओवर हियर. फाइन. ओके वेरी